प्यारे बच्चों, इजी टेक केमिस्ट्री क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं आज बायोमॉलिक्यूल्स। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर जैव अणु का अध्ययन करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर से 5 से 6 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहला बिंदु है बेटा, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। आपसे ये परिभाषा पूछी जा सकती है। ये परिभाषा आप बहुत सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ होते हैं जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का शॉर्ट फॉर्म पीएच आप याद कर लीजिए और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन का शॉर्ट फॉर्म पीएच के याद कर लीजिए। पी फॉर पॉली, एच फॉर हाइड्रॉक्सी, ए फॉर एल्डिहाइड एंड के फॉर कीटोन। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन जो होते हैं या ऐसे सभी पदार्थ जो जल अपघटन के पश्चात पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप याद रखें। आइए हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कितनी तरह के होते हैं। तो बच्चों, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में जितने पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं उसके आधार पर इनको मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मोनोसैकराइड। ये सिंपल और सरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो स्वयं ही या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। जैसे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का एक उदाहरण ग्लूकोज है और फ्रक्टोज जिसको आप पढ़ेंगे वह पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होता है। आइए देखते हैं हम ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं। 2 या 2 से 10 मोनोसैकराइड से मिलकर के बनते हैं, अर्थात इनका जब जल अपघटन हम करते हैं 2 या 2 से अधिक तथा 10 तक के पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन हमें प्राप्त होंगे। जैसे हम अगर देखें तो सुक्रोज एक डाइसैकराइड है, अर्थात इसमें 2 मोनोसैकराइड हैं और जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। तो ये आपको समीकरण भी याद रहना चाहिए। ओलिगोसैकराइड्स की नेमिंग जो होती है वो इनके मोनोसैकराइड्स के नंबर पर बेस्ड होती है। अगर 2 मोनोसैकराइड हैं तो उन्हें डाइसैकराइड कहा जाएगा, 3 हैं तो ट्राइसैकराइड, 4 हैं तो टेट्रा, 5 हैं तो पेंटा, 6 हैं तो हेक्सासैकराइड्स इनको हम कहते हैं। अब बच्चों, ओलिगोसैकराइड्स और मोनोसैकराइड्स ये दोनों जो होते हैं ये प्रायः जल में विलेय होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, रंगहीन ठोस होते हैं और सबसे बड़ी बात ये स्वाद में मीठे होते हैं। इसीलिए इनको हम शुगर या शर्करा कहते हैं। तो आप याद रखें कि सभी मोनोसैकराइड व ओलिगोसैकराइड शर्करा के उदाहरण होते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि शुगर क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टलीय संरचना वाले होते हैं, रंगहीन ठोस होते हैं, जल में विलेय होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं, उन्हें हम शर्करा कहते हैं। और सभी मोनोसैकराइड व ओलिगोसैकराइड्स इसके उदाहरण हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं बच्चों। तो आप देखिए, पॉलीसैकराइड्स वे होते हैं जो जल अपघटन करने पर 10 से अधिक मोनोसैकराइड देते हैं और ये जल में अभिलेय होते हैं, स्वादहीन होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं, यानी इनका गुण शर्कराओं के विपरीत है, अतः इन्हें हम अशर्करा भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड मिलकर के शर्करा बनाते हैं, जबकि पॉलीसैकराइड्स अशर्करा होते हैं। ये न तो जल में विलेय होते हैं और न ही स्वाद में मीठे होते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अपचायक शर्करा और अनपचायक शर्करा क्या होती है। वास्तव में शर्कराएं जो हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है अपचायक शर्कराओं का। ऐसी शर्कराएं जो फेलिंग विलयन व ताले नवकर्मक को अपचयित कर देते हैं उनको हम अपचायक शर्करा कहते हैं। अपचायक शर्करा में बच्चों देखिए सभी मोनोसैकराइड्स आ जाते हैं।
और ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स आते हैं जिनके कार्बोनिल समूह स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये मोनोसैकेराइड्स हैं। और लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें कार्बोनिल समूह स्वतंत्र है, अतः यह भी अपचायक शर्करा है। लेकिन ऐसी शर्कराएं जो तालीन अपकर्मक या फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाती, उन्हें हम अनपचायक शर्करा कहते हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है सुक्रोज, जो एक डाइसैकेराइड है किंतु इसका कोई भी कार्बोनिल समूह स्वतंत्र नहीं होता है। अब बच्चों आइए हम लोग देखते हैं जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वे क्या हैं। तो आप जानते हैं कि मोनोसैकेराइड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और दूसरा होता है पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइडों को हम लोग एल्डोज कहते हैं और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स को कीटोज कहा जाता है। बच्चों एल्डोज का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ग्लूकोज है जिसको हम एल्डोहेक्सोज कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन यानी कीटोजेज का जो उदाहरण है वो फ्रक्टोज सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कीटोहेक्सोज कहते हैं। यहाँ हेक्सोज का मतलब है कि इसमें 6 कार्बन होते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं ग्लूकोज की संरचना। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ग्लूकोज का अणुसूत्र जो है वह C6H12O6 होता है, ये आपको पता है। अब इसकी संरचना के निर्धारण में सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये जो 6 कार्बन हैं ग्लूकोज में वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका एक रिएक्शन है बच्चों, जब रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसका अपचयन किया जाता है तो ग्लूकोज अपचयित होकर के एन हेक्सेन बनाता है। एन हेक्सेन क्या होता है? ऐसा हेक्सेन है, ऐसा एल्केन है जिसमें 6 कार्बन जो भी हैं वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। चूँकि एन हेक्सेन में 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में होते हैं और ये ग्लूकोज से बन रहा है, अतः ये कहा जा सकता है कि ग्लूकोज में भी 6 कार्बन एक दूसरे से सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, इनमें किसी तरह की कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। आइए हम लोग देखते हैं कार्बोनिल समूह की उत्पत्ति कैसे सिद्ध की जा सकती है। तो बच्चों जिन भी यौगिकों में कार्बोनिल समूह अर्थात C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है वो HCl के साथ योगात्मक अपक्रिया देते हैं और इसे क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बना लेते हैं। जबकि हाइड्रॉक्सिल अमीन के साथ जब ये अपक्रिया करते हैं तो उसके साथ योगात्मक अपक्रिया करके ये ऑक्सीम बनाते हैं। आइए इस अपक्रिया को हम शार्ट में देख लेते हैं। बच्चों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर हम ग्लूकोज में ये मान लें कि इसमें CHO ग्रुप है या कार्बोनिल समूह है तो ये जब HCl से क्रिया करेगा बेटा तो H कहाँ जाएगा? O पर। CN कहाँ जुड़ेगा? CH पे आकर के, और इस तरह से जो ये संरचना मिलती है इसको हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। जबकि हाइड्रॉक्सिल अमीन या NH2OH की जब क्रिया होती है इसका H2 O से केवल क्रिया कर लेता है और O से क्रिया करके एक H2O निकाल देता है, बाकी का NOH ये पूरे ग्लूकोज में देखिए डबल बॉन्ड बना के जुड़ गया। इस यौगिक को ऑक्सीम कहते हैं। ये दोनों अपक्रियाएं चूंकि ग्लूकोज देता है इससे हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। अब जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कार्बोनिल समूह 2 तरह का होता है, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। तो हमें ये पता करना है कि ग्लूकोज में वास्तव में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो आइए हम देखते हैं इसका कैसे टेस्ट कर सकते हैं। बच्चों इसमें वास्तव में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, जिसको कैसे सिद्ध किया गया है कि जब इसको ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराया गया देखा गया कि ग्लूकोज एक अम्ल बनाता है जिसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। इसमें बच्चों CHO समूह COOH में परिवर्तित हो गया है, अर्थात एल्डिहाइड समूह एसिड में परिवर्तित हो रहा है। अब अगर ये CHO न हो के कीटोनिक ग्रुप होता तो ब्रोमीन जल से ये कभी ऑक्सीकृत नहीं होता। ब्रोमीन जल एक दुर्बल ऑक्सीकारक है जो एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करता है लेकिन कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं करता। चूँकि ब्रोमीन जल ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर रहा है इससे सिद्ध हो जाता है कि इसमें CHO ग्रुप है जो कि आसानी से ऑक्सीकृत हो गया, इसमें कोई कीटोनिक समूह नहीं है। अब इसके बाद जब हम ये जान जाते हैं तो हमें ये पता करना होता है कि अगर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है तो इसमें कितने हाइड्रॉक्साइड ग्रुप हैं। और बच्चों इसमें 5 OH ग्रुप या OH समूह की उपस्थिति को आप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए वास्तव में इसे सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ा सा एल्कोहल को पढ़ना होगा। आप जानते हैं कि जब भी कोई एल्कोहल ROH
क्रिया करता है एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड जब भी किसी एल्कोहल से क्रिया करता है तो एक HCl निकल जाता है और वास्तव में ये बना लेता है ROC डबल बॉन्ड O CH3। इसको बच्चों एसीटेट कहते हैं, एसीटेट ग्रुप, एल्काइल एसीटेट। तो जब ग्लूकोज की क्रिया कराई गई एसिटिल क्लोराइड से तो 5 मोल इसके प्रयुक्त हो गए, अर्थात 1 मोल ग्लूकोज में 5 एसिटिल क्लोराइड प्रयुक्त होते हैं, अतः इसमें 5 OH समूह भी प्रेजेंट होना चाहिए। इस तरह से सिद्ध किया गया कि 5 OH समूह इसमें पाए जाते हैं। बच्चों अब इसी को आधार बना करके फिशर ने एक खुली संरचना दी थी ग्लूकोज के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक आप जान चुके हैं कि इसमें एक CHO ग्रुप होता है जिसको एल्डिहाइडिक कहते हैं, बाकी 5 कार्बन इसमें एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब बच्चों 5 OH ग्रुप जो हैं इनको आप कैसे रखेंगे, तो बहुत सीधा सा नियम ये है कि यहाँ पर आप एक कार्बन पर एक ही OH रख सकते हैं, कभी भी एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप चूंकि होते नहीं हैं, इसलिए सिद्ध है कि 5 कार्बन पर एक OH होना चाहिए। तो हम सबसे नीचे वाले में देखिए एक OH रखते हैं, तो क्या बन गया, CH2OH बन गया। लेकिन बाकी जो 4 हैं बच्चों, इसमें OH और H ग्रुप होता है। जैसे अगर इधर हम OH ले लिखते हैं, इधर क्या होगा, H होगा। और इस कार्बन पर देखें तो 4 भिन्न समूह हैं, अतः इसको हम असम्मित कार्बन भी कहते हैं। तो यहाँ पे 4 असम्मित कार्बन हैं और इस पर H और OH ग्रुप किस तरफ होंगे यह सुनिश्चित किया था फिशर ने, और उसने एक इसकी डिफिनिट संरचना दी थी, तो जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि H किधर है और OH किधर है। तो देखिए CHO सबसे टॉप पर होता है, उसके बाद जो दूसरा कार्बन है इस पर OH दाहिनी तरफ है, जबकि तीसरे कार्बन पर H है दाहिनी तरफ, चौथे और 5वें पर पुनः OH दाहिनी तरफ हैं। इस तरह से आप ग्लूकोज की पूर्ण संरचना लिख सकते हैं ओपन, जिसको किसने दिया था, फिशर ने। बच्चों आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि CHO के बाद जितने कार्बन हैं इन पर OH ग्रुप का दिशा क्या है, किस दिशा में वो लगा हुआ है। तो एक चीज़ और भी जानिए कि दूसरे से लेके चौथे OH तक ये सब के सब द्वितीयक एल्कोहलिक ग्रुप है, जबकि जो सबसे नीचे OH है ये प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, CH2OH है। अब बच्चों आइए हम देखते हैं ग्लूकोज को हम D+ ग्लूकोज क्यों कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसको क्या कहा जाता है, D+ ग्लूकोज। कभी कभी D और L नॉमेनक्लेचर को बच्चों पूछा जाता है। तो देखिए D फॉर डेक्स्ट्रो, L फॉर लियो। लेकिन यहाँ पर ये डेक्स्ट्रो और लियो टर्म जो होते हैं ये रोटेशन के लिए, घूर्णन के लिए नहीं है, घूर्णन के लिए नहीं है, क्योंकि घूर्णन के लिए जो D और L यूज होता है बच्चों वो स्मॉल d और स्मॉल l है, जहाँ पर D धनात्मक घूर्णन है, L को हम ऋणात्मक मानते हैं। तो फिर D और L है क्या, कैपिटल D कैपिटल L क्या है, यह वास्तव में विन्यास से संबंधित है कि किसी भी कार्बन पर या किसी भी कार्बोहाइड्रेट में OH समूह जो हैं उनका विन्यास क्या होगा। इस नामकरण को बच्चों वास्तव में ग्लिसरॉल्डिहाइड से जोड़ करके देखा जाता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, सबसे सरलतम एल्डोज को हम ग्लिसरॉल्डिहाइड कह सकते हैं, जिसमें एक OH देखिए दाहिनी तरफ है, फिर हो गया CH2OH, ये 3 कार्बन का एक कार्बोहाइड्रेट है। सबसे सरलतम एल्डोज कौन सा होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसके 2 रूप होते हैं, एक में देखिए OH दाहिनी तरफ है और H बाईं तरफ है, दूसरे रूप में CHO CH2OH, यहाँ पर OH ग्रुप क्या है, दाहिनी तरफ है और H क्या है, OH ग्रुप बाईं तरफ है, H कहाँ है, दाहिनी तरफ है। तो बच्चों चूंकि OH समूह इसमें दाहिनी तरफ है इसलिए इसको कैपिटल D कहते हैं, और इसमें OH समूह बाईं तरफ है इसलिए इसको कैपिटल L ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। और जितने भी कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड्स हैं उनका नामकरण
कैपिटल डी और कैपिटल एल इसी आधार पर रखा जाता है जो प्राथमिक एल्कोहलिक ग्रुप है इसके निकटतम और CHO या कार्बोनिल समूह से अधिकतम दूरी पर स्थित जो भी कार्बोनिल असमित कार्बन है इस पर अगर OH दाहिनी तरफ है तो ये कैपिटल D होगा और अगर ये सबसे बाईं तरफ है तो ये L होगा। आइए आप देखिए कि ग्लूकोज वास्तव में D है या L। तो आप इसकी संरचना बच्चों अभी जस्ट देख चुके हैं। ये क्या होता है, CHO, C, 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 C और C, OH, H, OH, OH, CH2, OH, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर H है। तो आप देखिए CH2OH के निकटतम कौन सा समूह है, ये है, और CH2 से क्या है, सबसे अधिकतम दूरी पर है। इसमें OH कहाँ है बच्चों, दाहिनी तरफ है, इसीलिए इसको हम D प्लस ग्लूकोज कहते हैं, प्लस इसके रोटेशन के नाते कहा जाता है और D इसके OH ग्रुप के दाहिनी तरफ होने के नाते कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए D और L नॉमेनक्लेचर में। बच्चों एक चीज़ और आप जानिए कि प्रकृति में जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें अधिकतर D फार्म के ही हैं। L फार्म को केवल लैब में या प्रयोगशाला में सिंथेटिक विधि से बनाया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको DL नामकरण भी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। वास्तव में बच्चों ग्लूकोज जो होता है इसकी खुली संरचना सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाती है, जिसमें से महत्वपूर्ण है पहला, ये प्रश्न पूछा भी बहुत जाता है कि ग्लूकोज के खुली श्रृंखला के दोष क्या हैं या वह ऐसे कौन से गुण हैं जो ग्लूकोज के चक्रीय संरचना को पोषित करते हैं। तो इसमें पहला है कि ग्लूकोज जो कि एक कार्बोनिल यौगिक माना जाता है, एल्डिहाइड माना जाता है, वो 4,2,4 DNP से क्रिया क्यों नहीं करता और सिर्फ अपकर्मक से परीक्षण क्यों नहीं देता है। वास्तव में ये दोनों टेस्ट हैं कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के, लेकिन ग्लूकोज ऐसा करता नहीं है, जिससे ये लगता है कि ग्लूकोज का कार्बोनिल समूह किसी न किसी तरह से कहीं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है और ये फ्री नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट है यह भी हाइड्रॉक्सिलेमीन से क्रिया नहीं करता है, जबकि ग्लूकोज हाइड्रॉक्सिलेमीन से क्रिया करता है। तो इससे भी ये बच्चों लगता है कि ग्लूकोज का एल्डिहाइडिक ग्रुप स्वतंत्र नहीं है। और तीसरा जो बड़ा कारण है चक्रीय संरचना को गेस करने का, वह है ग्लूकोज का दो रूपों में पाया जाना। ग्लूकोज वास्तव में दो रूपों में पाया जाता है, एक को हम कहते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, दूसरे को कहते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इनके क्वथनांक में गलनांक में अंतर होता है। जैसे यहाँ पे देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 419 है अल्फा का और बीटा का 423 है। इनके रोटेशन भी बच्चों भिन्न भिन्न होते हैं। अल्फा डी प्लस का जो रोटेशन है वो 111 डिग्री है और बीटा का जो रोटेशन है वह 19.5 है। यहाँ पर अल्फा डी जो कैपिटल लिखा है, ये डी से यहाँ पर मतलब है बेटा रोटेशन में प्रयुक्त लाइट डी सोडियम लैंप से होता है। तो यहाँ पर डी का मतलब डी संरचना से नहीं है। अल्फा का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन। तो यहाँ पर ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, 111, और जबकि बीटा डी प्लस का कितना है, 19.5। तो ये इनमें भेद होता है। आखिर ये ग्लूकोज के दो रूप कैसे पाए जाते हैं, इसे हमें देखना है। दूसरा बच्चों एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहीं आपको नोट करना है कि इन दोनों को एक दूसरे का एनामर भी कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि एनामर किसे कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके कार्बोनिल समूह पर विन्यास भिन्न होते हैं उनको हम एनामर कहते हैं। आइए हम अभी ग्लूकोज की संरचना में इसका विशेष अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। वास्तव में ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में ये माना जाता है कि ग्लूकोज हेमी एसिटल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हेमी एसिटल क्या है, इसको समझने के लिए हमें एल्कोहल और एल्डिहाइड की क्रिया को समझना होगा, जो आपस में क्रिया करके हेमी एसिटल बनाते हैं। वास्तव में देखिए RC डबल बॉन्ड O और H, ये आप देख रहे हैं। जब इस पर कोई एक एल्कोहल, मान लीजिए हम CH3OH लेते हैं, ये क्रिया करता है तो O पर माइनस है और H पर क्या है, प्लस चार्ज है। यहाँ पर CH3O माइनस C से जुड़ जाता है और H बेटा चला जाता है कहाँ पर, O पर,
और एक यौगिक बनता है, देखिए योगात्मक यौगिक, नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रिया से, जो हो जाता है CH, O पर गया H और यहां पर क्या हो गया OCH3। इसी को हम हेमी एसिटल कहते हैं। तो वास्तव में ग्लूकोज में भी आप जानते हैं कि एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है और एल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। तो ऐसा माना गया कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना एल्डिहाइडिक और एल्कोहलिक ग्रुप के योग की एक देन है। तो देखिए, इसको हम अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, यह है ग्लूकोज की ओपन श्रृंखला संरचना, जिसमें कार्बन नंबर 5 का OH समूह ये माना जाता है कि यह कार्बन नंबर 1 अर्थात एल्डिहाइड समूह से ठीक इसी तरह से अपक्रिया करता है जैसे यहां हमने आपको दिखाया है। तो देखिए, 5वां कार्बन का OH इस पर जब अटैक करेगा बच्चों, तो क्या होगा, O जुड़ जाएगा C से और H कहां चला जाएगा, O के पास। ऐसे में चूंकि यह एक प्लेनर संरचना है, ये दो तरह के यौगिकों का निर्माण करता है। पहले में देखिए, C पर OH ग्रुप दाहिनी तरफ गया और H बाईं तरफ ही रह गया, और विशेष करके शेष संरचना एकदम एक जैसी रहती है। इस तरह से देखिए, ये इससे जुड़ जाता है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 के OH से जुड़ गया है। देखिए, दूसरी जो संरचना है उसमें क्या है, OH बाईं तरफ चला गया है, H दाहिनी तरफ है, और बाकी शेष संरचना उसी तरह से है जैसे पहले में। तो बच्चों, यहां पर जिस ग्रुप में OH दाहिनी तरफ है उसको कहा गया अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और जिसमें बाईं तरफ OH समूह है उसको कहा गया बीटा D प्लस ग्लूकोज। इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं। अल्फा D और बीटा D ग्लूकोज वास्तव में चक्रीय संरचना के ही एक उदाहरण हैं, जो हेमी एस्टर फॉर्मेशन के कारण होता है। अब इस संरचना को हम अगर एक प्रॉपर रिंग के रूप में लिखें तो इसके लिए बच्चों एक साइंटिस्ट था हैवर्थ ने वास्तव में काफी वर्क किया इस संरचना पे, और उसने बताया कि फिशर के प्रोजेक्शन को हम रिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिस रिंग के फॉर्म में हम बच्चों इसको लिख सकते हैं उसको कहते हैं पायरान रिंग। एक यौगिक है, इसको हम कहते हैं पायरान। उसने कहा कि देखिए, इसमें भी कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, और 5वां कार्बन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। पहला कार्बन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। इस संरचनाओं में भी सेम ही है। लेकिन उसने एक चीज ये बताया कि फिशर प्रोजेक्शन में जो दाएं ग्रुप है वो इस रिंग में कहां जाएंगे बच्चों, नीचे की तरफ, यानी जो दाएं वाले ग्रुप हैं वो हमेशा नीचे लिखे जाएंगे, और जो बाएं वाले ग्रुप हैं उनको हम हमेशा ऊपर की तरफ लिखेंगे। अपने आप ये संरचना बन जाएगी। तो देखिए, इससे अगर हम ग्लूकोज अल्फा D का ये स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा, ये हो जाएगा O, यहां पर हुआ पायरान रिंग। कार्बन नंबर 1 पर आप अगर देखें तो OH कहां है, OH दाहिनी तरफ है, अर्थात OH हम नीचे करेंगे, H को ऊपर कर देंगे। कार्बन नंबर 2 पर OH अगेन नीचे है, H ऊपर जाएगा। कार्बन नंबर 3 पर दाहिनी तरफ H है तो ये नीचे आएगा, OH ऊपर जाएगा। कार्बन नंबर 4 पर OH नीचे है, देखिए दाहिनी तरफ है तो ये नीचे जाएगा और H ऊपर जाएगा। कार्बन नंबर 5 पर अगर हम देखें तो इस पर O यहां जुड़ा हुआ है। CH2OH को बच्चों परंपरा के अनुसार ऊपर लिया जाता है और H नीचे रहता है। तो ये पूरी संरचना हो गई किसकी, अल्फा D प्लस ग्लूकोज की। इसी तरह से आप बीटा D प्लस ग्लूकोज को भी बना सकते हैं, जिसमें ये पूरी संरचना सेम होगी, केवल OH ऊपर जाएगा और H नीचे आएगा। तो ये हो गई देखिए संरचना बीटा D प्लस ग्लूकोज की, जिसमें H नीचे हुआ, OH ऊपर गया, बाकी संरचनाएं सेम है। OH H OH H OH H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2H। इस तरह से बच्चों अल्फा और बीटा D प्लस की संरचना दी गई, किसके द्वारा, हावर्थ के द्वारा। चूंकि ये पायरान से रिलेटेड संरचना है इसीलिए इसको अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज भी कहते हैं, ग्लूकोपाइरेनोज। और दूसरे वाले संरचना को हम कहते हैं बीटा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। हमें उम्मीद है कि आपको चक्रीय संरचना बनाना आ गया होगा, आप इसको सीख लिए होंगे। महत्वपूर्ण गुण है ग्लूकोज का परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन।
अब देखिए परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन है क्या। जब अल्फा या बीटा डी ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तो इनके ध्रुवण घूर्णन परिवर्तित होने लगते हैं और ये तब तक परिवर्तित होते रहते हैं जब तक कि इनका मान एक साम्य मान 52.5 के बराबर न हो जाए। तो बच्चों इसी गुण को हम परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। यानी परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन क्या है? जब हम अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज को जल में घोलते हैं तो इनके ध्रुवण घूर्णन का मान परिवर्तित होने लगता है और तब तक परिवर्तित होता है जब तक यह 52.5 नहीं हो जाता है। इसी घटना को हम परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन कहते हैं। इसकी व्याख्या आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि जब हम जल में डिजॉल्व करते हैं ग्लूकोज को बच्चों, जैसे अल्फा डी प्लस को हमने डिजॉल्व किया तो आप देखिए अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जल में डालते ही होता क्या है, ये अंतर परिवर्तित होने लगता है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी में। अगर बीटा डी को आपने डिजॉल्व किया है तो ये परिवर्तित होने लगता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में और इनका एक साम्य मान जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये एक दूसरे में परिवर्तित होने लगते हैं। इस परिवर्तन के कारण इनका ध्रुवण घूर्णन भी परिवर्तित होता है क्योंकि अल्फा का मान देखिए 111 डिग्री है और बीटा का मान केवल 19.5 है। तो जब ये एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं तो इनके ध्रुवण घूर्णन बदलने लगते हैं। 111 यानी अल्फा डी ग्लूकोज का घटने लगता है और बीटा डी ग्लूकोज का ध्रुवण घूर्णन बढ़ने लगता है और जब ये एक साम्य मान 52.5 पर पहुंचता है तो वहीं पर जाकर के स्थिर हो जाता है। तो इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। यह ग्लूकोज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। तो बच्चों इस तरह से ग्लूकोज की कंप्लीट संरचना कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टर्न पे आपको फ्रक्टोज की संरचना और प्रोटीन के विषय में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।